नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इतिहास चैप्टर 1 यात्रियों के नज़रिए पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। उत्तर, अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्ययन में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज की कुछ विद्वानों को तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना को अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है का एक मुख्य कारण अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था। अल बिरूनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों की अरबी भाषा के अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधित कृतियाँ सभी शामिल थी, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, इब्न बतूता और वर्नियर ने जिस दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे थे, उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। उत्तर, जहां इन बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित किया और उत्सुक किया, वही वर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उनकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां उसने अवसादकारी पाया। उसका विचार नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। वर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उनके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण विपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया था, या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। प्रश्न नंबर 3, वर्नियर
के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। उत्तर, वर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आश्चर्य उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उनका विश्वास था कि यह राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और उनके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि उनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार नहीं होती थी और वे राजकीय प्रश्य पर आश्रित रहते थे। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम तथा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। प्रश्न नंबर 4, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। उत्तर, इब्न बतूता के अनुसार बाजारों में दासे किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप एक दूसरे को दिए जाते थे। जब इन बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश, बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इनका प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 तो रखते ही थे। प्रश्न नंबर 5, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? उत्तर, उल्लेखनीय है कि यूरोपीय यात्रियों एवं लेखकों ने उन बातों का विस्तृत वर्णन करने में अधिक रुचि दिखाई थी जो उन्हें आश्चर्यजनक अथवा यूरोपीय समाजों से भिन्न दृष्टिगोचर हुई थी। महिलाओं से किए जाने वाले व्यवहार को पूर्वी और पश्चिम समाजों के मध्य भिन्नता का एक महत्वपूर्ण परिचायक समझा जाता था। अंत वर्नियर भारत में प्रचलित सती प्रथा के प्रति अत्यधिक आकर्षित हुआ और उसने इसके वर्णन को अपने वृत्तांत का एक महत्वपूर्ण भाग बनाया। सती प्रथा मध्यकालीन हिंदू समाज में व्यक्त कुप्रथाओं में सर्वाधिक घृणित प्रथा थी।
सती शब्द का अर्थ है पवित्रता और चरित्रवती स्त्री, किंतु सामान्यतः इसका अर्थ पत्नी के अपने मृत पति के शरीर के साथ जल जाने जाने की प्रथा से लिया जाता था। वर्नियर ने लिखा है कि कुछ महिलाएं स्वेच्छापूर्वक खुशी खुशी अपने पति के शव के साथ सती हो जाती थी, किंतु अधिकांश को ऐसा करने के लिए विवश कर दिया जाता था। लाहौर में एक बालिका के सती होने की घटना का अत्यधिक मार्मिक विवरण देते हुए उसने लिखा है, लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्प वयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, की बलि होते देखी। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3-4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ पांव बांध दिए ताकि वह भाग न जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ था। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि सती प्रथा के अंतर्गत सती होने वाली महिलाओं की अल्प वयस्कता, अनिच्छा व्यवस्था व्यवस्था एवं असहायता जैसे तत्वों ने वर्नियर का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया था। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, लगभग 250 से 300 शब्दों में। प्रश्न नंबर 6, जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। उत्तर, सुप्रसिद्ध अरब लेखक अल बिरूनी ने भारत के विषय में अपनी विभिन्न पुस्तकों में लिखा, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किताब उल हिंद का है, जिसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अल बिरूनी ने भारत की सामाजिक दशा, रीति रिवाजों, भारतीयों के खान पान, वेशभूषा, उत्सव त्योहार, आमोद प्रमोद आदि के विषय में विस्तार पूर्वक लिखा। जाति व्यवस्था का वर्णन करते हुए अल बिरूनी ने लिखा है, सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिसके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्रह्मा के सिर से ऊपर हुए थे, और क्योंकि ब्रह्मा प्राकृतिक नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी जाति के सबसे चुनिंदा भाग हैं। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सर्जन ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ था। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। इनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उदय ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ था। शूद्र, जिनका सर्जन चरणों से हुआ था। अंतिम दो वर्गों के बीच अंतिम अंतर नहीं है, किंतु इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी यह एक साथ एक ही शहरों और गांवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। जाति व्यवस्था की तुलना प्राचीन फारस की सामाजिक व्यवस्था से। अल बिरूनी ने भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था को अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के द्वारा समझने का प्रयास किया। उसने इस व्यवस्था की व्याख्या करने में भी अन्य समुदायों के प्रतिरूपों का आश्रय लिया। उसने भारत में विद्यमान वर्ण व्यवस्था की तुलना प्राचीन फारस की सामाजिक व्यवस्था से करते हुए लिखा कि प्राचीन फारस
कि समाज में भी घुड़सवार एक शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित और चिकित्सक, खगोल शास्त्री एवं अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक एक शिल्पकार, यह चार वर्ग अस्तित्व में थे। इस प्रकार अल बिरूनी यह स्पष्ट कर देना चाहता था कि यह सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही साथ अल बिरूनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस्लाम में इस प्रकार का कोई वर्ग विभाजन नहीं था। सामाजिक दृष्टि से सभी लोगों को समान समझा जाता था। उसमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन के आधार पर विद्यमान थी। अब पवित्रता की मान्यता को अस्वीकार। उल्लेखनीय है कि अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को तो स्वीकार कर लिया, किंतु वह अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसकी मान्यता थी कि प्रत्येक वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मौलिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करती है और उसमें उसे सफलता भी प्राप्त होती है। उदाहरण देते हुए उसने लिखा कि सूर्य हवा को शुद्ध बनाता है और समुद्र में विद्यमान नमक पानी को गंदा होने से रक्षा करता है। उसने अपने तर्क पर बल देते हुए कहा कि ऐसा न होने की स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। उसका विचार था कि जाति व्यवस्था में विद्यमान अपवित्रता की अवधारणा प्राकृतिक के नियमों के अनुकूल नहीं थी। मूल्यांकन। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अल बिरूनी के जाति व्यवस्था संबंधित विवरण पर उनके संस्कृत ग्रंथों के गहन अध्ययन की स्पष्ट छाप थी। हमें याद रखना चाहिए कि इन ग्रंथों में जाति व्यवस्था का संचालन करने वाले नियमों का प्रतिपादन ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से किया गया था। वास्तविक जीवन में इन व्यवस्था के नियमों का पालन न तो इनकी कठोरता से किया जाता है और न ही ऐसा किया जाना संभव था। उल्लेखनीय है कि अत्यंत व्यवस्था से परे, हालांकि वर्ण व्यवस्था के दायरे से बाहर थे, किंतु उनसे किसानों एवं जमींदारों लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती थी। इस प्रकार प्राय सामाजिक प्रताड़ना के शिकार होते हुए भी वह आर्थिक तंत्र एक भाग थे। प्रश्न नंबर 7, क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने में इन बतूता का वृत्तांत सहायक है? अपने उत्तर के कारण दीजिए। उत्तर: इब्न बतूता ने उपमहाद्वीपीय के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिसके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। यह शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे। वे विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था। वह आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। वस्तुतः इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। उसके अनुसार कृषि का अधिशेष उत्पादन ही वह मूलभूत आधार था जिसने शहरी जीवन शैली को गंभीर रूप से प्रभावित किया। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि इन बतूता का वृत्तांत समकालीन शहरी जीवन शैली की सही जानकारी देने में हमारी सहायता करता है। जब 19वीं शताब्दी में इब्न बतूता
दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा भारतीय महाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों की यात्राएं की, विद्वानों एवं शासकों के साथ समय बिताया तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति को काफ़ी नज़दीक से देखा और समझा। इन्हीं अनुभवों एवं ज्ञान के आधार पर उसने भारतीय शहरी जीवन शैली की तुलनात्मक वितरण प्रस्तुत किया जो अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। इब्न बतूता ने लिखा कि भारतीय माल की मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में बड़ी मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, मशीन, मखमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। महीन मखमल की कई किस्में इतनी महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग या बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। इन इस प्रकार कृषि, विश्ववादी संस्कृति तथा व्यापार ने समकालीन शहरी केंद्रों की जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया था। प्रश्न नंबर 8, चर्चा कीजिए कि वर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। उत्तर, वर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उनके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था, जिससे अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम सामने आते हैं। इस प्रकार का अवबोधन वर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। राजकीय भू स्वामित्व के कारण वर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उससे बढ़ोतरी को दिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में, को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवर्धन पतन की स्थिति उत्पन्न हुई है। सिवाय शासक वर्ग के वर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग, जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र का भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। वर्नियर बहुत विश्वास से कहता है, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। वर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को काफ़ी प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे। प्रजा को दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। कार्ल मार्क्स ने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद
से पहले अधिशेष तथा अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उदय हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इस ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, उसकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारों का उपभोग करते थे और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक बलाहार। इन दोनों के बीच बड़ा किसान था जो किराए की श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्भर लायक उत्पादन कर पाते थे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वर्नियर का वृत्तांत समकालीन ग्रामीण समाज के पुनर्निर्माण में इतिहासकारों की आर्थिक सहायता नहीं करता। इसका प्रमुख कारण यह है कि उसका भारत संबंधित वितरण पक्षपातपूर्ण है तथा विपरीतता के नमूने पर आधारित है। इसमें भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तव में वर्नियर का मुख्य उद्देश्य पूर्व और पश्चिम का तुलनात्मक अध्ययन करना था। परिणाम स्वरूप उसके द्वारा भारत को अल्प विकसित पूर्व के रूप में चित्रित किया गया है। प्रश्न नंबर 9, यह वर्नियर से लिया गया एक उदाहरण है। ऐसे लोगों द्वारा तैयार सुंदर शिल्प कारीगरी के बहुत उदाहरण हैं। इनके पास औजारों का अभाव है और इसके विषय में यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी निपुण कारीगर से कार्य सीखा है। कभी कभी वह यूरोप में तैयार वस्तुओं की इतनी निपुणता से नकल करते हैं कि असली और नकली के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। अन्य वस्तुओं में भारतीय लोग बेहतरीन बंदूकें और ऐसे सुंदर स्वर्णाभूषण बनाते हैं कि संदेह होता है कि कोई यूरोपीय स्वर्णकार कारीगरी के इन उत्कृष्ट नमूनों से बेहतर बना सकता है। मैं अक्सर इनके चित्रों की सुंदरता, मृदुलता तथा सूक्ष्मता से आकर्षित हुआ हूँ। उसके द्वारा अलिखित शिल्प कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए तथा उनकी तुलना अध्याय में वर्णित शिल्प गतिविधियों से कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत उदाहरण से पता लगता है कि वर्नियर भी की भारतीय कारीगरों के विषय में अच्छी राय थी। उसके मतानुसार भारतीय कारीगर अच्छे औजारों के अभाव में भी कारीगरी के प्रशंसनीय नमूने प्रस्तुत करते थे। वे यूरोप में निर्मित वस्तुओं की इतनी कुशलतापूर्वक नकल करते थे कि असली और नकली में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता था। वर्नियर भारतीय चित्रकारों की कुशलता से अत्यधिक प्रभावित था। वह भारतीय चित्रों की सुंदरता, मृदुलता एवं सूक्ष्मता से विशेष रूप से आकर्षित हुआ था। इस उदाहरण में वर्नियर ने बंदूक बनाने, स्वर्ण आभूषण बनाने तथा चित्रकारी जैसे शिल्पों की विशेष रूप से प्रशंसा की है। अलिखित शिल्प कार्य, वर्नियर द्वारा अलिखित शिल्पों या शिल्पकारों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है: बढ़ई लोहार, जुलाहा, कुम्हार, खरादीप, प्रलाच्छा, रस को रोगन लगाने वाले, कसीदकार, दर्जी, जूते बनाने वाले, रेशमकारी और महीन मलमल का काम करने वाले, वस्तुविद, संगीतकार तथा सुलेखक आदि। प्रस्तुत उदाहरण में वर्नियर ने लिखा है कि भारतीय कारीगर औजार एवं प्रशिक्षण के अभाव में भी कारीगरी के प्रशंसनीय नमूने प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अध्याय में वर्णित शिल्प गतिविधियों से पता चलता है कि कारखानों अथवा
शालाओं में कारीगर विशेषज्ञों की देखरेख में कार्य करते थे। कारखानों में भिन्न भिन्न शिल्पों के लिए अलग अलग कक्ष थे। शिल्पकार अपने कारखानों में प्रतिदिन सुबह आते थे और पूरा दिन अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। मानचित्र कार्य। प्रश्न नंबर 10, विश्व के सीमा रेखा मानचित्र पर उन देशों को चिन्हित कीजिए जिनकी यात्रा इन वतुता ने की थी। कौन कौन से समुद्रों को उसने पार किया होगा? उत्तर, संकेत 1332 से 1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले इब्न बतूता ने मक्का की तीर्थ यात्रा की और सीरिया, इराक, फ्रांस, यमन, ओमान और पूर्व अफ्रीका के तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। 1342 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश पर वह सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया। भारत में उसने मालाबार तट से महाद्वीप की यात्रा की। उसके वृत्तांत की तुलना 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चीन तक यात्रा करने वाले मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से की जाती है। उपयुक्त संकेत के आधार पर विद्यार्थी स्वयं करें। परियोजना कार्य कोई एक। प्रश्न नंबर 11, अपने ऐसे किसी बड़े संबंधित माता पिता, दादा दादी तथा नाना नानी, चाचा चाची का साक्षात्कार कीजिए जिन्होंने आपके नगर अथवा गांव के बाहर यात्राएं की हो। पता कीजिए। नंबर 1, वे कहाँ गए थे? नंबर 2, उन्होंने यात्रा कैसे की? नंबर 3, उन्हें कितना समय लगा? नंबर 4, उन्होंने यात्रा क्यों की? नंबर 5, क्या उन्होंने किसी कठिनाई का सामना किया? ऐसी समानताओं और भिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्होंने अपने रहने के स्थान और यात्रा किए गए स्थानों के बीच देखी। विशेष रूप से भाषा, पहनावा, खान पान, रीति रिवाज, इमारतों, सड़कों तथा पुरुषों और महिलाओं की जीवन शैली के संदर्भ में अपने द्वारा हासिल जानकारियों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। उत्तर स्वयं करें। प्रश्न नंबर 12, इस अध्याय में उल्लिखित यात्रियों में से एक के जीवन तथा कृतियों के विषय में और अधिक जानकारी हासिल कीजिए। उनकी यात्राओं पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हुए कि उन्होंने समाज का कैसा विवरण किया है तथा उनकी तुलना अध्याय के दिए गए उदाहरण से कीजिए। उत्तर स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।